जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक आसान सा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि आगे की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एप्लीकेशन आपको दिखाई देता है कि अगर इन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, जो कि हमें पता ही है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स ए अपना लेके इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, जिसको एक इंटरमीडिएट कंसीडर किया जाएगा और इस इंटरमीडिएट का नाम फ्री रेडिकल रखा जाएगा। कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव रखता है, क्योंकि क्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा। हेलो बच्चों, क्या हाल है सब लोगों के। माइंड मैप सीरीज में एक और ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर हम लोग फिर आप लोगों के सामने आए हैं, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक आसान सा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि आगे की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एप्लीकेशन आपको दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जिसके इसके नाम से भी काफी कुछ जाहिर है कि ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब आप एक ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं जिसका आगे हर जगह पर एक निशान कहीं ना कहीं आपको दिखाई जरूर देगा। तो हम इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्कशन में जो पॉइंट सबसे पहले उठाने वाले हैं, अगर उसके बारे में बात करें, तो जो मुझे लगता है जो इस ब्रीफ डिस्कशन में किया जा सकता है वो यही है कि हम सबसे पहले बॉन्ड क्लीवेजेस के बारे में बात कर लें कि किस किस तरह के बॉन्ड क्लीवेजेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, दैट इज होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। फिर हम इफेक्ट्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की बात करेंगे, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो गया। उसके बाद कुछ हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लिखने के रूल्स और उनकी स्टेबिलिटीज को कभी कभार जैसे कंपेयर कर सकते होंगे, कुछ वैसे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, प्लस उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी बात की जाएगी। और उसके बाद कुछ स्पेशल इफेक्ट्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जो उनके मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को गवर्न करते हैं, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, या फिर बेंजोइक एसिड्स या कुछ सल्फोनिक एसिड्स के अंदर जो ऑर्थो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। कंपाउंड्स के एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर्स को कैसे डिसाइड किया जाएगा, कुछ इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो जो मेन पोर्शन है, हालांकि ये बार बार पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं दिखता रहेगा, तो बच्चों को अच्छी तरह से समझ में भी आ जाता है, बट फिर भी एटलीस्ट कुछ बेसिक टर्म्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं, उनका डिस्कशन इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में पहले ही कर लिया जाता है। कहीं मान लीजिए आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना स्टार्ट किया और वहां पर एक टर्म आ गया कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो फिनॉल से ज्यादा होती है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, इसको एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए कुछ इफेक्ट हमें पहले से ही बोल दिया जाता है कि भाई ऐसा है, इस एसिटिक एसिड के अंदर एक ऐसा इफेक्ट है जिसको रेजोनेंस इफेक्ट कहा जाता है, जो कि इक्यू एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहा है। और फिनॉल्स के अंदर भी रेजोनेंस इफेक्ट तो है, एच के निकलने के बाद बचा हुआ जो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बनाएगा, बट वो इतने कंट्रीब्यूटिंग नहीं होंगे, वो इतने ज्यादा स्टेबलाइज नहीं करेंगे उस फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन। मतलब मेरे कहने का मतलब है आगे तमाम बातें इस तरह की देखने को मिलती हैं जिनका लगातार एप्लीकेशन आपको इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन आपको लगातार देखने को मिले। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बॉन्ड क्लीवेज से रिलेट करते हैं चीजों को, और बहुत आसान सी सिंपल सा डिस्कशन है। होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में अगर बात करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप साफ समझते होंगे कि जनरली जो बॉन्ड्स क्लीवेज हैं वो कार्बन से लगे किसी एलिमेंट की होती हों। तो अगर मैं कार्बन से लगे किसी एक एलिमेंट को ए मान लेता हूं, तो उसके साथ जो ये बॉन्ड क्लीवेज है वो किस किस तरह से हो सकती है। तो एक क्लीवेज तो होमोलिटिक क्लीवेज है। होमोलिटिक के नाम से भी समझ में आता है ये एक ऐसा बॉन्ड क्लीवेज के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है आफ्टर बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फिजन, आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिमिलर दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर इन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, जो कि हमें पता ही है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स ए अपना लेके इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, और ऐसे में जो नया सिचुएशन आपके सामने बनेगी वो ये बनेगी कि कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, जिसको एक इंटरमीडिएट कंसीडर किया जाएगा, और इस इंटरमीडिएट का नाम फ्री रेडिकल रखा जाएगा। दिस इज फ्री रेडिकल। यानी एक चीज तो क्लियर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कभी भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको आप फ्री रेडिकल बोलेंगे। दूसरी बात यह भी पॉसिबल था कि कार्बन और ए के साथ जो बॉन्ड बन रहा है, उन दोनों में जो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक आदमी ले ले, ये बिल्कुल पॉसिबल है। दैट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यानी अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस बढ़ा तो ऐसे में हो सकता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक आदमी ले ले। अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक आदमी लेता है तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले लेगा तो ऐसे सूरत में कार्बन तो यही कहेगा कि मेरा लेकर भी तुम चले गए तो मेरे ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ए क्योंकि
कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, इसलिए ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऐसी सूरत में जो इंटरमीडिएट बनेगा उसको आप कार्बोकैटायन का नाम देंगे। दिस इज कार्बोकैटायन। कुछ जगहों पर इसको कार्बोनियम आयन भी कह दिया जाता है। दिस इज कार्बोनियम आयन। चलिए ठीक है, यानी अगर हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज में अगर ए कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे में ए इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाएगा और ऐसे में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एक नया इंटरमीडिएट बनेगा जिसको कार्बोकैटायन कह दिया जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि कार्बन और ए के साथ बने बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन वो आदमी ले ले जो कि कार्बन है। यानी अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ले लेता तो ऐसी सूरत में जो आपका नया इंटरमीडिएट बनता उसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता और ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता। ऐसे में इस इंटरमीडिएट को कार्बेनायन का नाम दे दिया जाता। दिस इज कार्बेनायन। यानी एक चीज क्लियर है, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बारे में अगर आप बात करते हैं तो एक चीज बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि ये वाला क्लीवेज तो होमोलिटिक क्लीवेज है क्योंकि दोनों लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गए। लेकिन ये वाले क्लीवेज अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं दिखते हैं तो ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज के नाम से जाने जाएंगे। बहुत सीधी सी बात है। हां, कंडीशंस का जहां तक सवाल है वो धीरे धीरे करके वेरी करेंगे, लेकिन फिर भी एक जनरल आइडिया लिया जा सकता है कि अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो होमोलिटिक क्लीवेज होने की मेरे पास जो मेजर कंडीशंस आती हैं उसमें सबसे पहली कंडीशंस में हाई टेम्परेचर मेंशन जरूर किया जाता। यानी या तो हाई टेम्परेचर मेंशन किया जाएगा या एक कंडीशन में फोटॉन्स की प्रेजेंस रखी जाएगी, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कह सकते हैं। फोटॉन्स की प्रेजेंस रखी जा सकती है। एक सूरत ऐसी भी हो सकती है जिसमें वो ये कहें कि हमारे पास एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पॉसिबिलिटी तो इसकी भी लगती है। यानी अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो भी होमोलिटिक क्लीवेज की संभावनाएं लगती हैं। और चौथी कंडीशन है, अगर रैडिकल इनिशिएटर्स की प्रेजेंस हो तो भी आपको होमोलिटिक क्लीवेज दिखेगा, क्योंकि रैडिकल इनिशिएटर्स अगर डाले जाएंगे तो आपको रैडिकल बनने की संभावनाएं बढ़ा दी जाएंगी। यानी रैडिकल इनिशिएटर्स भी हमें सवाल में मिल सकते हैं। रैडिकल इनिशिएटर्स भी आपको सवाल में दिए जा सकते हैं। और रैडिकल इनिशिएटर्स में जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो हम जानते हैं, दैट इज पेरोक्साइड्स। यानी पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस भी अगर हुई तो ऐसे में भी आपको होमोलिटिक क्लीवेज देखने को मिल सकता। अच्छा, नॉन पोलर सिचुएशन है तो ठीक है, लेकिन अगर आप हेटेरोलिटिक क्लीवेज की बात करते हैं तो कौन सी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं? तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज के लिए तो सिर्फ यही कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी कंडीशन है कि अगर आप लो टेम्परेचर रख रहे हैं तो भी चांसेस हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज होने की। और तीसरी, अगर आप पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो भी चांसेस बनते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज होने की। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन की बात करूं तो होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज में एक चीज तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, होमोलिटिक क्लीवेज में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर होगा और हेटेरोलिटिक क्लीवेज में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हेटेरोलिटिकली होगा। दैट मींस दोनों इलेक्ट्रॉन या तो एक आदमी ले लेगा या दूसरा आदमी ले लेगा। ऐसे में नए नए इंटरमीडिएट्स बनेंगे, एक केस में फ्री रेडिकल और एक केस में कार्बोकैटायंस या कार्बोनाइड्स। अब अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो मुझे जो समझ में आता है वो यही आता है कि भाई इस तरह से इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटीज को कंपेयर करना या फिर मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को गवर्न करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ परमानेंट इफेक्ट्स हैं जो लग रहे होते हैं, मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करना पड़ता है। उन परमानेंट इफेक्ट्स की अगर बात करें तो उनमें जो सबसे पहला इफेक्ट आता है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। नाम से एकदम साफ समझ में आता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। उन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, एक ऐसा इफेक्ट जो मुझे नहीं पता लग रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे यह तो पता है कि इस मॉलिक्यूल में यह इफेक्ट चल रहा है, मुझे खुद ही इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की नेगेटिविटी कार्बन से काफी अच्छी मानी जाती है। ऐसे में यह तो क्लियर है कि कार्बन और क्लोरीन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से क्लोरीन पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। बिल्कुल सही लगता है, बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स और साथ ही साथ कार्बन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये दिस इज ओनली इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, दिस इज ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। ये ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वहां चले गए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग हो रही है सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव रखता है क्योंकि क्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा। इसका यह मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट क्लोरीन की तरफ हुआ और क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। ऐसे में तो बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड बना हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक
क्लाउड का मूवमेंट उस तरफ दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उस तरफ मूव कर रही है ड्यू टू नेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर है? तो ऐसे में क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसा अगर हुआ तो साफ समझ में आता है ये वाले जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कार्बन से अट्रैक्ट होंगे, और अगर ये इस कार्बन से अट्रैक्ट होंगे तो इनका मूवमेंट भी इस कार्बन की तरफ होगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पर भी डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सिमिलरली इस कार्बन के जो कार्बन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डेल प्लस की वजह से इस कार्बन पर अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी अगर कोई ये कहे कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आया, तो इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस क्लोरीन की वजह से ही आया। यानी क्लोरीन सामने वाले कार्बन पर एक इफेक्ट इंड्यूस कर रहा है, सामने वाले कार्बन के ऊपर एक डेल पॉजिटिव चार्ज की फीलिंग क्रिएट कर रहा है। ये इस क्लोरीन का इन कार्बन पर लगने वाला इंड्यूस्ड इफेक्ट है, जिसको इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। आप उल्टा भी बोल सकते हैं, ये सारे कार्बन मिलकर क्लोरीन के ऊपर भी एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। दैट मींस इन लोगों का असर भी क्लोरीन के ऊपर एक इंड्यूस्ड है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से वो इफेक्ट यहां पर काम कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की सिर्फ शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही आपको देखने को मिल रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारे कार्बन मिलकर क्लोरीन की तरफ एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, या क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट कर रहे हैं ड्यू टू नेगेटिविटी डिफरेंस। तो यानी एक चीज क्लियर है, क्लोरीन ये जो हरकत कर रहा है, सामने वाले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट बोला जाएगा। और सामने वाले कार्बन जो क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन फूंक रहे हैं, इसे प्लस आई इफेक्ट कहा जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का फूंकना इस प्लस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन को चूसना या खींचना दैट इज माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है? यानी इलेक्ट्रॉनिक, और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसा हो रहा है, मॉलिक्यूल तो बड़ा सीधा था कि प्रोपाइल क्लोराइड दे रखा है, आपको अपने आप समझना है क्या हो रहा है। हमें पता है कि ये इफेक्ट लग रहा है, मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करना है और मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को जज करना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि क्लोरीन ने मेरे कहने से कार्बन को अट्रैक्ट नहीं किया। क्लोरीन ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो कार्बन से लगे शेल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। यानी मुझे सिर्फ ये ऑब्जर्व करना था कि यहां पर ये इफेक्ट काम कर रहा है। जहां तक सीरीज का सवाल है, मुझे यह ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे ग्रुप्स जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन चूसने का काम करते हैं, दैट इज माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, उनकी सीरीज मैंने बनाई हुई है, हमें ये सीरीज याद रखनी पड़ती। यानी NR3+ या NF3+ बड़े स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले लोग होते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको दिखाई देगा, ये जो ग्रुप बनाए गए हैं दे आर माइनस आई इफेक्ट्स, और ये जो ग्रुप बनाए गए हैं ये प्लस आई इफेक्ट्स। क्लियर है? इन माइनस आई इफेक्ट और इन प्लस आई इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज पर बड़ा असर पड़ सकता है, जैसे एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी, कार्बोनाइंस की स्टेबिलिटी, रेडिकल्स की स्टेबिलिटी, इन सब पर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। यानी अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट्स की बात करूं तो इंडक्टिव इफेक्ट मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को या इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटीज को कैसे गवर्न करते हैं, वो कुछ इस तरह से है। एसिडिक नेचर, अगर माइनस आई इफेक्ट कोई ग्रुप लगा रहा है तो वो मॉलिक्यूल के एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा, और अगर कोई प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसे में मॉलिक्यूल्स की या उस एसिड के एसिडिक नेचर को वो डिक्रीज करेगा। मैं भी एग्जांपल ले लेता हूं। सिमिलरली अगर आप बेसिक नेचर की बात करें तो जस्ट रिवर्स होगा, मॉलिक्यूल्स के बेसिक नेचर अच्छे होंगे अगर उनमें कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन फूंकने का काम करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फूंकेगा वो उस बेसिक नेचर को, उस मॉलिक्यूल के बेसिक नेचर को इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट कर सकता है। यानी वो मॉलिक्यूल आसानी से H+ को अपने पास बुला सकता है, यानी बेसिक नेचर बढ़ जाएगा अगर आपने प्लस आई इफेक्ट लगाया। सिमिलरली अगर आपने माइनस आई इफेक्ट लगाया तो आपका बेसिक नेचर डिक्रीज कर जाएगा। कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी का सवाल है, प्लस आई इफेक्ट कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और माइनस आई इफेक्ट कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी को घटाएंगे। कार्बोनाइंस के लिए ये काम उल्टा होगा। फ्री रेडिकल्स को जस्ट लाइक कार्बोकेटायंस ही कंसीडर किया जाए तो हालांकि इंडक्टिव इफेक्ट फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी में कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर मैं हर तरफ से फंस गया तो ऐसे में फिर इंडक्टिव इफेक्ट से मुझे आंसर रेडिकल्स की स्टेबिलिटी में देना पड़ता है, और प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है और उसी तरह से फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज या इंटरमीडिएट्स की प्रॉपर्टीज को इंडक्टिव इफेक्ट रोल प्ले करता है। अच्छा, अब एप्लीकेशन का जहां तक सवाल, जैसा कि मैं देख रहा हूं, अब जनरली मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज के बारे में को जब हम चेक करते हैं या इंडक्टिव इफेक्ट लगाकर अपने सवालों का आंसर निकालते हैं, तो जनरली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम मुझे समझ में आता है
उसमें जो मेन रूल काम करता है वो है दान पुण्य का रूल, जिसको मैं डीएनपी रूल बोल सकता हूं, डिस्टेंस नंबर्स ऑफ पावर का रूल बोल सकता हूं, दान पुण्य जैसे मैंने याद किया आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। यानी जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है डिस्टेंस, और उसके बाद नंबर्स की बारी आती और उसके बाद पावर की बारी आती। मैं ये बताना ये चाह रहा हूं कि जब आप इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करके मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को गवर्न करते हैं तो ऐसे में डिस्टेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, फिर नंबर्स और उसके बाद पावर। यानी कहने का मतलब ये हुआ जिस ग्रुप के इफेक्ट के बारे में आप कंसीडर कर रहे हैं वो ग्रुप किस कार्बन पर लगा है ये मुझे चेक करना पड़ता है। उसकी डिस्टेंस अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो उसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा। यानी सबसे पहले तो डिस्टेंस डिसाइड करेगा, जिसका डिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा तगड़ा इफेक्ट लगाएगा, जिस ग्रुप की डिस्टेंस ज्यादा होगी वो कम इफेक्ट लगाएगा। अगर डिस्टेंसेस दोनों ग्रुप की सेम हुई तो उन दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट चेक करने के लिए आपको उनके नंबर चेक करने पड़ेंगे। जिसके नंबर ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट लगाएगा, जिसके नंबर कम है वो कम इफेक्ट लगाएगा। अगर नंबर भी सेम हुए तो ऐसे में फिर उनकी ताकत कंसीडर की जाएगी। अगर उनकी ताकत बराबर, जिसकी ताकत ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगाएगा, जिसकी ताकत कम है वो कम तगड़ा इफेक्ट लगाएगा। लेकिन ये ताकत वाला जो पावर वाला जो रूल है वो इन दोनों के बाद में आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ सबसे पहले डिस्टेंस से अपना काम चलाएंगे। हालांकि ये जो रूल बनाया गया है जिसको दान पुण्य रूल कहा जाता है, ये रूल जनरली उस सीरीज में जो अभी आपने लिखी थी प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, उस सीरीज में बहुत दूर दूर के लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप समझ, आपने NF3 प्लस ले लिया और एक आपने फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन ले लिया। अब आप ये कह रहे हैं कि ब्रोमीन जो है पास में लगा है तो ज्यादा इफेक्ट डालेगा। देखिए बात सही है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, बट फिर भी ये जो डीएनपी रूल या दान पुण्य रूल बनाया गया है ये एक्चुअली बहुत ज्यादा दूर दूर के लोगों के लिए नहीं बनाया गया। आप समझ रहे मेरी बात को। लेकिन फिर भी कहा यही जाता है कि डिस्टेंस देन नंबर एंड देन पावर। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में साफ समझ में आता है, आप एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है। एसिडिक नेचर की अगर बात की जाए तो एसिडिक नेचर में ये हमारा आदमी है जो एसिडिक नेचर शो करेगा, क्योंकि यही COH ग्रुप है जिसको आप एसिडिक ग्रुप मानते हैं। चलिए ठीक है। अब अगर हमें डिसाइड करना है कि इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन सा है तो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? साफ समझ में आता है सर, फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला आदमी है और बहुत कम डिस्टेंस पे लगा है। यहां पर भी फ्लोरीन है, यहां पर भी फ्लोरीन है और यहां पर भी फ्लोरीन है। यानी हर जगह पावर सेम, लेकिन पावर को मैं पहले चेक नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले क्या डिसाइड करूंगा? सबसे पहले डिसाइड करूंगा डिस्टेंस। तो जहां पर इस ग्रुप की डिस्टेंस सबसे कम है वो सबसे तगड़ा इफेक्ट लगाने जा रहा है। यानी साफ समझ में आता है इन सब में सबसे पास में लगा आदमी हमारा ये वाला है COH ग्रुप के, इसलिए सबसे अच्छा एसिड किसको माना जाना चाहिए? ए वाले को। उसके बाद हमारा साफ समझ में आता है कि फ्लोरीन की डिस्टेंस थोड़ी सी बी में बढ़ गई तो बी का नंबर आना चाहिए, थोड़ी और बढ़ गई तो सी का नंबर आना चाहिए। और फ्लोरीन की डिस्टेंस इस COH ग्रुप से सबसे ज्यादा दूर है और जितनी ज्यादा ये दूरी होगी उतना ही कम इफेक्ट शो करेगा। यानी सबसे फर्जी आदमी हमारा डी होगा। इनफैक्ट कहा जाता है 3 कार्बन के बाद तो ग्रुप लगाओ न लगाओ फर्क ही नहीं पड़ता। यानी इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका असर उतना ही कम होता चला जाए। यानी कि आप सबसे पहले नंबर्स को देखिए, सबसे पहले आप डिस्टेंस को देखिए, फिर नंबर्स को देखिए और उसके बाद आप पावर को ऑब्जर्व करिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो यह भी कहा जा सकता है कि अगर इस कार्बन से क्लोरीन भी लगा है, क्लोरीन भी लगा है, क्लोरीन भी लगा है और साथ में मान लीजिए यहां पर कुछ भी ले लेते हैं COH लगा, इसी तरह से इस कार्बन के साथ यहां पर फ्लोरीन लगा है, यहां पर H लगा है, यहां पर भी एक, और ये आपका लगा है COH। अब ऐसे में जनरली अगर मैं पावर को कंसीडर करता तो साफ समझ में आता है फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन से तगड़ा। तो अगर जो बच्चा सिर्फ पावर को कंसीडर करेगा वो पहले वाले को दूसरे वाले से अच्छा एसिड मान लेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ अगर ये P है और ये Q है तो वो दूसरे वाले का एसिडिक नेचर बेटर मान लेगा। अगर मैं सिर्फ पावर को कंसीडर करूं, बिकॉज फ्लोरीन की माइनस आई ताकत वो क्लोरीन के माइनस आई ताकत से ज्यादा। लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर क्या है सर? पावर तो बाद में आएगा, सबसे पहले डिस्टेंस डिसाइड की जाएगी। और जहां तक डिस्टेंस का सवाल है सर, डिस्टेंस तो कॉमन है। यानी जिस कार्बन पर ये सारे ग्रुप्स लगे हैं उनकी COH से डिस्टेंस और जिस कार्बन पर ये सारे ग्रुप्स लगे हैं उनकी COH से डिस्टेंस तो कॉमन है। फिर कौन डिसाइड करेगा? फिर नंबर का नंबर आएगा सर। आप पावर की बात बाद में करिएगा और नंबर इस बार जीत जाएगा। यहां क्लोरीन के 3 नंबर लगे हुए हैं और वहां पर भले ही फ्लोरीन क्यों ना लगा हो लेकिन उसका एक ही नंबर है। इनफैक्ट अगर उसके 2 भी होते तो भी क्लोरीन जीतता। यानी ऐसे में जो सही आंसर होना चाहिए वो P का एसिडिक नेचर वो Q से बेटर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ बिकॉज ऑफ दैट नंबर
ये यहां पर भी वही रूल लग रहा है, एक ही रूल काम करेगा, दैट इज वही हमारा दान पुण्य रूल, दैट इज डी इज ग्रेटर देन एन इज ग्रेटर देन पी। इस रूल के तहत आप आसानी से ये निकाल सकते हैं कि एसिडिक नेचर किसका ज्यादा। यानी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, इंडक्टिव इफेक्ट कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर को रिप्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता। और ऐसे में आप कुछ इफेक्ट्स कुछ जगहों पर आप मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को इंडक्टिव इफेक्ट से गवर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स लग रहे होते तो आपको उन्हीं को कंसीडर करना पड़ता। बहरहाल अगर और बात करूं तो साफ दिखाई देता है, जैसे ये वाला एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, देखें इस कार्बन से सेम डिस्टेंस पर आपका फ्लोरीन है, इस कार्बन से सेम डिस्टेंस पर आपका ब्रोमीन लगा है, इस कार्बन से सेम डिस्टेंस पर आपको क्लोरीन लगा है, और इससे सेम डिस्टेंस पर आयोडीन लगा है। अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो मुझे लगता है इस बार डिस्टेंस की वैल्यू सिमिलर है, नंबर्स की वैल्यू सिमिलर है, सो द डिसाइडिंग फैक्टर विल बी पावर, और पावर इन सब में सबसे अच्छी फ्लोरीन की है, तो सबसे अच्छा एसिडिक नेचर हमें फ्लोरीन का मिलना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ डिस्टेंस, उसके बाद नंबर, और उसके बाद पावर हमें कंसीडर करनी चाहिए। और आगे बात कर लीजिए, बेसिक नेचर की बात करते हैं। बेसिक नेचर का जो रूल बनाया गया है, एक जनरल रूल बनाया गया है। पहला जो रूल बनाया गया है वो ये है कि आप जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर आप बेसिक नेचर की बात करें तो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ही हमारे बेसिक नेचर शो करने वाले लोग होंगे, अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं तो। ऐसे में अगर आपको रूल पता करना हो बेसिक नेचर का, तो सबसे पहले आप अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करनी पड़ती है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखना पड़ता है जो डोनेट किए जा रहे हैं, और दूसरा जो क्राइटेरिया बनाया गया है, उन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है, डोनेट टेंडेंसी क्या है। अगर आपके डोनेशन की टेंडेंसी मुझे पता चल जाए तो भी मैं आपके बेसिक नेचर को कंपेयर कर सकता हूं, सो दैट इज डोनेशन टेंडेंसी। यानी मेजरली ये दो इफेक्ट्स, दो फैक्टर्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक नेचर को गवर्न करते हैं। हालांकि एक और फैक्टर है जिसमें ये दोनों अच्छे होने के बावजूद भी वो आदमी बेसिक नेचर शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि शायद जिस आदमी को आप इलेक्ट्रॉन देने जा रहे हैं, किसको आप इलेक्ट्रॉन देने जा रहे हैं, बाहर खड़े हुए H प्लस को आप बुलाना चाहते हैं। यानी ये तीनों लोग बाहर खड़े हुए H प्लस को बुलाएंगे, तो जो आदमी जितनी आसानी से H प्लस को बुलाएगा वो उतना अच्छा बेस माना जाएगा। अब ऐसे में मान लीजिए मैं अच्छा आदमी हूं, बुलाना भी चाहता हूं, मैं डोनेट भी करना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को, उसके बावजूद भी अगर H प्लस ने ये बोल दिया मैं नहीं आता, तो भी आपका बेसिक नेचर गिर सकता है। बट दैट वाज अ यूनिक केस जिसको आप स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन के नाम से जानते हैं। यानी मेजरली ये दो फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि बेसिक नेचर आपका अच्छा है या खराब। तीसरा जो यूनिक केस है जिसमें H प्लस कह रहा है भाई तुम अच्छे हो, ऐसी की तैसी तुम्हारी, मैं आऊंगा ही नहीं तुम्हारे पास, तो ऐसे में आपका बेसिक नेचर भी खराब माना जाएगा। बट दैट विल बी एन यूनिक केस जिसको बाद में डिस्कस करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इन क्राइटेरिया को देखें तो सबसे अच्छा बेस साफ दिखाई देता है। सर इस नाइट्रोजन को अगर आप ध्यान से देखें तो हमने सुना ये sp3 है, इस नाइट्रोजन को देखें तो ये sp2 है, और इस नाइट्रोजन को देखें तो ये sp, और इसमें कोई शक नहीं है सर, अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो sp होता है वो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन जो sp2 है, और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है जो नाइट्रोजन sp3। यानी सिमिलर एलिमेंट भी निगेटिविटी डिफरेंस शो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ s कैरेक्टर। यानी एक चीज तो क्लियर है, s कैरेक्टर अगर आपका बढ़ेगा तो आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज करनी चाहिए, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज पर असर पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं कार्बन की भी बात करूं तो कार्बन का s कैरेक्टर बढ़ने से उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करनी चाहिए, यानी कार्बन भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा अगर वो sp फॉर्म में। हाँ, इनको भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती, बट फिर भी अगर देखा जाए तो कार्बन का जो sp कैरेक्टर है वो एटलीस्ट नाइट्रोजन के sp3 से ज्यादा अच्छा बेसिक नेचर रखता। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर इन सबको आपस में कंपेयर करना हो तो नाइट्रोजन का जो sp कैरेक्टर होगा वो sp2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, उसके बाद कार्बन का sp आना चाहिए, फिर नाइट्रोजन का sp3, सो ऑन। यानी बड़ा सीधा सा फंडा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, आप इलेक्ट्रॉन को रखने की कोशिश करेंगे। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस नाइट्रोजन की होगी। वो क्या बोलेगा, मैं तो नहीं देता, किसको, बाहर एक आदमी खड़ा है जिसको H प्लस जिसको इलेक्ट्रॉन देने थे, कौन था, H प्लस। ये कहेगा भैया मुझसे उम्मीद मत करना, मैं तो बहुत कम देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, रखूंगा, दूंगा नहीं। इसलिए सबसे खराब बेस किसको माना जाएगा, C को। और जहां तक सबसे अच्छे बेस की बात की जाए, नाइट्रोजन जो कि sp3 है जिसकी निगेटिविटी सबसे कम है, वो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये सबसे अच्छा बेसिक नेचर रखता होगा। लेकिन इस केस में अगर इसको देखा जाए तो डोनेट करने की टेंडेंसी इसकी बहुत अच्छी नहीं है, ये कुछ परेशान सा नजर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सबसे अच्छे बेस की बात
करूं तो हमारा ए सबसे अच्छा बेस होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद सी होगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करने के यही दो रूल है। अवेलेबिलिटी कॉमन है, डिसाइडिंग फैक्टर डोनेशन टेंडेंसी है, और डोनेशन टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो नाइट्रोजन जो एसपी है वो सबसे कम रखता है, इसलिए सबसे खराब बेस सी माना जाए। क्लियर है? और बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर, देखिए ऐसा है, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स हैं, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स होंगे जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को गवर्न करते होंगे, और वो है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है और एक बड़ा रोल प्ले करता है अब मॉलिक्यूल्स के एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर का, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटीज को कंपेयर करना वगैरह वगैरह। रेजोनेंस में ये कहते हैं कि कोई भी एक मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी मॉलिक्यूल का एग्जैक्टली सेम वहीं पर हो, यह कहना कई बार जरूरी नहीं होता। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, इस बार आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, इस बार आप बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं। यानी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट अगर अलग अलग एटम्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट बढ़ रही है, कभी बढ़ गई, कभी घट गई, कभी बढ़ गई, कभी घट गई। आज इलेक्ट्रॉन मेरे सर पर आ गए तो मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, मेरे सर से कूदकर तुम्हारे सर पर चले गए तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। सो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंडिविजुअल एटम्स पर बढ़ते घटते रहना इज नोन एज रेजोनेंस। लेकिन इसमें मूवमेंट सिर्फ किसका? इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है, इसमें एटम्स या न्यूक्लियस का मूवमेंट वर्जित है। यानी एक चीज तो क्लियर है, अगर आपका एटम हिल गया तो आप उसको रेजोनेंस नहीं बोल सकते, बात खत्म। ये रेजोनेंस की डेफिनेशन में नहीं आता। रेजोनेंस वो है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगा ड्यू टू पाई ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की वजह से अलग अलग एटम्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट बढ़ रही होगी, जिसको आप रेजोनेंस का नाम दे देंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ, सपोज अगर मैं एक बेंजीन का सिंपल एग्जांपल लूं तो मुझे यह समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत आसान दिखाई देता। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं और इसी वजह से इसका एक और नया फॉर्म बन सकता है, एक नया लुईस स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है जिसकी शक्ल कुछ ऐसी भी दिखाई जा सकती। यानी इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप ये कहें कि 1 और 2 नंबर के कार्बन पर पाई बॉन्ड है तो आप ये भी कहेंगे कैसी बातें करते हो, 1 और 2 नंबर पर पाई बॉन्ड तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इनमें से कोई भी एक अकेला स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को क्लियरली मेंशन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ ये बेंजीन ना ऐसी है ना ऐसी है, बिकॉज दे आर हाइपोथेटिकल। एक्चुअल जो रियल सिचुएशन है बेंजीन की वो कुछ ऐसी, बेंजीन की रियल सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसमें ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन 6 कार्बन पर घूम रहे हैं। आप समझिए, यानी दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ये है ट्रू स्ट्रक्चर जिसको आप रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मान लिया कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की वजह से ये, और मूवमेंट किस वजह से हो रहा है सर? पी ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल अगर पैरेलल होंगे तो ये आपस में साइड वाइज ओवरलैप कर लेंगे, तो कभी आपके साथ ओवरलैप कर लेंगे, कभी इसके साथ ओवरलैप कर लेंगे, कभी इसके साथ ओवरलैप कर लेंगे। सर ये ओवरलैपिंग चलती रहेगी, 6 कार्बन के बीच में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहेंगे, ये पॉसिबल। लेकिन उसके लिए सर पी ऑर्बिटल्स का आपस में लगभग पैरेलल होना जरूरी है। आप ये कह दें कि ये वाला पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के साथ साइडवाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा तो सर ये अंधेर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के साथ, या ये वाला पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के साथ, या ये वाला पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के साथ ही साइडवाइज ओवरलैप कर सकता है सर। अदरवाइज अगर ये साइडवाइज ओवरलैपिंग नहीं है तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट बंद हो जाए। समझ में आ रही बात? यानी अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बनाने की बात करूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में एक बड़ी सीधी सी बात बोली जाती है कि अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज क्लियर है, सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे होने चाहिए जो कि एक बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर यानी वो लुईस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो। ऐसा ना हो कार्बन से आपने 50 बॉन्ड बना दिए, सर देख के दिखाई देता ये बिल्कुल गलत लुईस स्ट्रक्चर आपने बनाने की कोशिश की है। अगर आपने कुछ भी बनाने की कोशिश करी है ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहा है। यानी किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि जो रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करके ही आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। दूसरा जो रूल बनाया गया है वो रूल ये बनाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट दिखाई दे सकता है लेकिन एटॉमिक या न्यूक्लियस मूवमेंट नहीं दिखाई दे सकता। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहां पर सर ऐसा दिखाई देता है ये पॉजिटिव चार्ज है, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। उसका रीजन भी है सर, आप चाहे ऐसे समझे या पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बात करें सर, पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बिल्कुल फीजिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले पी इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ बॉन्ड बना ले।
यानी पॉसिबिलिटी यहां पर बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो सर एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज तो वहां चला जाएगा लेकिन पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा, यह भी पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई यह कहे कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यह है तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है जब यहां से एक हाइड्रोजन उठ के यहां चला जाए और यहां प्लस आ जाए। इस केस में यह गलत क्यों? क्योंकि इस केस में सर आपने साफ दिखाई देता है, आपने एक हाइड्रोजन का मूवमेंट दिखाया है और हाइड्रोजन एटम का अगर आप मूवमेंट दिखाते हैं तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक चीज डिफरेंट हो सकती है एंड वह है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, न्यूक्लियस डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं। यह रूल बनाया गया है कि अगर आप मेरा अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी मैं अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपसे बना रहा हूं, तो मेरे जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उन सब में एटम्स जहां हैं वहीं दिखाई देंगे, मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कभी मेरे सर पर कम होगी, कभी आपके सर पर कम होगी, कभी मेरे सर पर कम होगी, कभी आपके सर पर कम होगी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी किसी और के ऊपर कम इसलिए क्योंकि एटॉमिक मूवमेंट हो रहा है, यह पॉसिबल नहीं। क्लियर है? तीसरा अगर बात करें तो तीसरी बड़ा क्लियर है, सारी दुनिया जानती है सर, प्लेनारिटी की कंडीशन है। इसमें कौन मना करता है आपको? प्लेनारिटी की कंडीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड होते हैं, दुनिया जानती है। sp2 हाइब्रिड की बात करें तो sp2 हाइब्रिड ट्रायगनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता। सर अगर आप बेंजीन के फटाफट ऑर्बिटल डायग्राम की बात करते हैं तो बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देता। दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। सारे कार्बन जो है sp2 हैं। अगर मैं सारे कार्बन की बात करूं तो सारे कार्बन मेरे sp2 हैं। जहां तक सिग्मा बॉन्डिंग का सवाल है, बहुत साफ है सर, सिग्मा बॉन्ड ये वाला बनेगा हाइड्रोजन के साथ। ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे जो हाइड्रोजन के साथ बनाए जा सकते हैं। दे ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स, नो डाउट। तो मैंने ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ और ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के आपस में बना के दिखा दिए। अब सर वो पाई बॉन्डिंग कहां है? बड़ा आसान है, पाई बॉन्डिंग भी दिखाई जा सकती है। अब अगर पाई बॉन्डिंग की बात करें तो पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग आपको दिखाई देगी, जो कि बहुत आसानी से बनाई भी जा सकती है। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर एक पी ऑर्बिटल है, 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 यहां पर एक पी ऑर्बिटल है और यहां पर पी ऑर्बिटल है। साफ दिखाई देता है सर। अगर आप रेजोनेंस की बात करें तो ये पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहा है, ये वाला पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये वाला पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो सर ये ओवरलैपिंग चेंज भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी ये है कि सर ये ओवरलैपिंग ऐसे ना हो कि ऐसे हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट पैटर्न पैरेलल पी ऑर्बिटल्स की वजह से बिल्कुल देखने को मिल सकता है। यानी ये चीज तो कंफर्म है, अगर एटम्स टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस जिसमें जो कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन से कवर्ड हैं, वो सारे प्लेन में होंगे, तो ऐसे में पी ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे। अगर आपने किसी भी एक कार्बन को टेढ़ा कर दिया तो उसका पी ऑर्बिटल भी टेढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बगल वाले पी ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड नहीं बना पाए। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है, प्लेनारिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट देनी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट सभी पॉसिबल है जब आप पैरेलल पी ऑर्बिटल्स की बात करें। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जहां तक सवाल है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त देखना चाहिए, एंड दैट इज सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि इस आदमी का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या ये पॉसिबल है? तो मैंने कहा हां बिल्कुल आप बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स को अगर आप दिखाएं तो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स को इस तरह से दिखाया जा सकता। क्या यह भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स को आप इस तरह से दिखा सकते हैं। आप चाहें तो इसको उल्टा भी बना सकते हैं। दिस इज, हालांकि दोनों सेम है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट किसी भी तरह से दिखाया जा सकता है। ये पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं और कहानी सिर्फ वही है। आप इसको डबल सिंगल करके बोले या आप इसको पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के नाम दें, ये पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बिल्कुल फीजिबल है। आप जैसे चाहें वैसे दिखा सकते हैं, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि सर क्या ये इस तरह से भी बनाया जा सकता है? क्या ये भी पॉसिबल है इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट? तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है ये रिस्ट्रिक्टेड है। हालांकि बनाने वाले इसको भी बना सकते हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों? क्योंकि सर यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपने देख लिए सर, यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सर यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस आदमी के पास या इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि एक्चुअली जो मेरा मॉलिक्यूल था जिसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसके पास 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये रूल बनाया है रेजोनेंस का कि आपके पास शुरू में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, बाद में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स सेम होने चाहिए। यानी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माना जाएगा। हां, ये दोनों पॉसिबिलिटी रखते
सकते हैं, दे आर सिमिलर रेजोनेटिंग इक्वल एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, लेकिन ये तो सर गड़बड़ है। यहां पर तो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि यहां पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ या घट नहीं सकते। ये क्लियर समझ में आया? तो रूल्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त मुझे इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ सकता। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी में, तो उसमें हालांकि कुछ 3-4 रूल्स बनाए गए, बट फिर भी साइंटिस्ट यही कहते हैं कि जनरली हम अपने इंट्यूशन से ही चीजों को गवर्न करते हैं। हमारा अंदर से एक आवाज आती है कि भाई मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, ये ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। हालांकि कोई प्रायोरिटी ऑर्डर तो नहीं है, फिर भी 4-5 रूल्स दिखाए गए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं सबसे पहले रूल की बात करूं तो दैट इज कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट अगर आपका है, यानी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माना जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, जेई में ये सवाल पहले पूछा भी जा चुका है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस केस में कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं, इस केस में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन इस केस में कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है। तो ऐसे में सर भले ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों ना हो, लेकिन सेकंड वाला इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, बिकॉज इसमें हर आदमी का ऑक्टेट कंप्लीट है। यानी ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल की कैटेगरी में आता है, जिसमें बोला जाता है कि ऑक्टेट कंप्लीशन अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हर एटम का नजर आए, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उस रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जाता, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेकंड अब एक मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स को या इससे पहले वाले रूल को, दोनों को कंपेयर करके सिमिलर माना जा सकता है। जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन भी है, बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की खुद की एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। यानी अगर मैं इसको देखूं तो ठीक है सर, इसमें दो कोवेलेंट बॉन्ड्स एक्स्ट्रा है, मतलब कहने का मतलब यहां 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यहां सिर्फ 1 पाई बॉन्ड है, यहां भी सिर्फ 1 पाई बॉन्ड है, साफ दिखाई देता है। सर सेकंड और थर्ड तो सिमिलर है, बट पहला वाला ज्यादा स्टेबल लगता है। क्यों? क्योंकि पहले वाले के अंदर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा है। यानी बेस्ट हमारा 1 होना चाहिए, 1 सबसे अच्छा है, और सेकंड और थर्ड तो मुझे एक जैसे ही नजर आते हैं, क्योंकि ये तो सिमिलर ही। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब ये हुआ सबसे अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है, क्योंकि इसके पास कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा है। नेक्स्ट रूल के तौर पे अगर बात करें तो नेक्स्ट रूल ये भी बनाया गया है कि अगर आप कोई न्यूट्रल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। यानी अगर मैं पहले स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये न्यूट्रल है, अगर आप इसी का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो वो चार्ज्ड। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हालांकि ये नहीं कहता कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीशन वगैरह सारे रूल है, बट अल्टीमेटली जो दिखाई दे रहा है वो ये कि एक न्यूट्रल है, एक चार्ज है। सर चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा, अगर ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे से दूर रखे जाएंगे तो सर उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। वो जितना करीब होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जितने ऑपोजिट चार्जेस, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे से दूर रखे जाएंगे, वो उतना स्टेबल सिस्टम माना जाएगा। सिमिलर चार्जेस को पास में रखेंगे, ड्यू टू रिपल्शन वो अनस्टेबल सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी न्यूट्रल सिस्टम, अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूट्रल सिस्टम ज्यादा स्टेबल माना जाएगा एज कंपेयर टू चार्ज सिस्टम। और अगर एक और बात करें तो निगेटिविटी, ये तो एक इंपॉर्टेंट रूल है ही। किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो फिर भी बेहतर माना जाएगा, बट अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाएगी। हालांकि वो एक कंट्रीब्यूटर है, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर नहीं होगा जितना दूसरा वाला माना जाएगा। यानी अगर मैं इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करूं तो इस केस में कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज और इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इसलिए उसके ऊपर निगेटिव चार्ज फिर भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा। कार्बन के ऊपर जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए इसमें भी कोई शक नहीं है, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से बेहतर कंट्रीब्यूटर रेजोनेंस हाइब्रिड का माना जा सकता है। क्लियर है? इसी तरह से एक यूनिक फीचर और भी आ सकता है, दैट इज जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने भी आपको बेंजीन दिखाई देते हैं, जितने ज्यादा बेंजीन दिखाई देंगे ड्यू टू एरोमेटिसिटी, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल कंट्रीब्यूटर माना जाएगा। जैसे अगर मैं नैप्थलीन की बात करूं तो नैप्थलीन के केस में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी बनाया जा सकता है और उसी नैप्थलीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ सपोज इस तरह का भी बनाया जा सकता है। ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नैप्थलीन के माने जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस वाले को पहले वाले से बेटर माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 बेंजीन सिस्टम मुझे दिखाई देते हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ एक बेंजीन सिस्टम दिखाई देता है। यानी जिन कंपाउंड्स में ज्यादा बेंजोनाइड या जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ज्यादा बेंजोनाइड स्ट्रक्चर दिखेंगे, वो उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूटर या उतना ही ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माना जाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरी बात करते हैं।
आज जहां तक तीसरे इफेक्ट की बात करते हैं, तीसरा इफेक्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हालांकि आप रेजोनेंस के बारे में अगर मैं एक बात और जोड़ूं कि किन जगहों पर मुझे रेजोनेंस दिखाई देगा, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशंस बनाई गई। मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो रेजोनेंस की अगर कंडीशंस की बात करें तो हम उन कंडीशंस को भी देख लेते हैं एक बार। अगर हम कंडीशंस की बात करें तो कंडीशंस में एक जनरल स्टेप अगर मैं उठाऊं तो डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट एटम पर पॉजिटिव चार्ज का होना, डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट एटम पर नेगेटिव चार्ज का होना, डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट एटम पर एक और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होना यानी पाई बॉन्ड का होना, डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट एटम पर एक फ्री रेडिकल का होना, ये चार सिचुएशंस हैं। डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट एटम पर एक नेगेटिव लोन पेयर का होना, ये स्पेसिफिक 4-5 कंडीशंस हैं जो रेजोनेंस के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ यूनिक सी कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ सकती हैं, और वो स्पेसिफिकली मैं अलग से नोट करना चाह रहा हूं। कार्बोकैटायंस के बगल में एक ऐसा एटम जिस पे लोन पेयर हो, या कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल के बगल में एक ऐसा एटम हो जिस पे लोन पेयर हो, ये भी यूनिक सिचुएशन है अब रेजोनेंस की, अब जो कि इससे ही रिलेटेड है, जिसमें कहा जाता है अगर किसी एक एटम पर लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो और उसके बगल में एक ऐसा एटम है जिस पर वेकेंट पी ऑर्बिटल हो या डी ऑर्बिटल, वेकेंट पी और डी ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हो, तो यह भी रेजोनेंस की एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन मानी जा सकती। यानी एक ऐसा एटम जिस पर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, उसके बगल में एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर वेकेंट डी ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उन वेकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज्ड हो सकते। ऐसे में मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी या आयनिक प्रॉपर्टीज पर असर पड़ता। यानी अगर मैं स्पेसिफिक सिचुएशंस की बात करूं तो ये कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जहां आपको रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। अगर मैं कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करता हूं तो बहुत सिस्टमैटिक वे में, अगर मैं सबसे पहले एक ऐसे रेजोनेंस की बात करूं जिसमें बेंजीन या किसी एरोमेटिक सिस्टम से लगा एक ऐसा एटम जिस पर लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज, ऐसा सिस्टम नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर सर्कुलेट करता है। यानी दिस सिस्टम सर्कुलेट्स नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। यानी कहने का मतलब यह हुआ, जैसे अगर मान लीजिए मैं एक सिचुएशन लेता हूं जिसमें एक एलिमेंट ले लेता हूं, कुछ ऐसी सिचुएशन ले लेता हूं, तो ये फिनॉक्साइड आयन है। हमें समझ में आता है रिंग से लगे फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसा सिस्टम नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर सर्कुलेट करेगा। तरीका क्या होगा नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा? नेगेटिव चार्ज इन, और वही वाली कहानी है, समझ में बात को, पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज यहां होगा, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो रही है, फिर ये आदमी रेजोनेंस करेगा, इस नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस की वजह से यहां नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि पैरा पोजीशन होगी, फिर ये नेगेटिव चार्ज, फिर इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे और एक नया सिचुएशन बनेगा जिसमें नेगेटिव चार्ज यहां होगा और बॉन्ड्स की सिचुएशन ऐसी होगी, और फाइनली ये एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा जिसमें बॉन्ड्स की सिचुएशन ऐसी होगी और इस बार ये नेगेटिव चार्ज यहां होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको आप इस फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में बनाएंगे। और ये फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज किन किन पोजीशंस पर आ रहा है, जरा उसको अगर गौर किया जाए तो वो नेगेटिव चार्ज एक तो ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है, एक ये पैरा पोजीशन पर आ रहा है, और एक ये ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है। यानी नेगेटिव चार्ज जब भी सर्कुलेट होगा वो ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पर ही सर्कुलेट होगा बेंजीन के अंदर। सिमिलरली अगर कोई ऐसी सिचुएशन ली जाए जिसमें आप ये कह रहे हैं कि बेंजीन के साथ एक ऐसा आदमी लगा है जिसके पहले एटम पर पाई बॉन्ड, जैसे सपोज ए, और जिस पर ये पाई बॉन्ड, तो अगर बेंजीन से लगे पहले एटम पर पाई बॉन्ड है तो ऐसा सिस्टम पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा एट ऑर्थो एंड पैरा। यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपको पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट होता हुआ नजर आएगा, जिसकी एक बड़ी सीधी सी एग्जांपल लिया जा सकता है, एंड दैट इज सपोज
CHO साफ दिखाई देता है। कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन की निगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, तो जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगा p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कुछ ऐसे दिखाई देगी, जिसमें आपको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और सारी सिचुएशन ऐसी होगी। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे ड्यू टू p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ये आपका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहां प्लस आएगा और यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड CO माइनस H। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां प्लस होगा, सिचुएशन कुछ वैसी ही होगी और ये माइनस और H, और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये फिर से जैसा था वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो एक तरह से देखा जाए तो रिंग से लगे अगर पहले एटम पर लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसा सिस्टम रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा था ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, और एक ऐसा आदमी जिसमें रिंग से लगे पहले एटम पर पाई बॉन्ड लगा है, ऐसा सिस्टम पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा था, जनरल बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहा था ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज या इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटीज पर फर्क तो देखने को मिलता ही है। आप समझिए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए वो मुझसे कहे ये बताइए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल या ज्यादा एसिडिक कौन? ये OH ले लेते हैं, एक NO2 ले लेते हैं, ये OH ले लेते हैं और ये NO2। अगर मुझे एसिडिक नेचर कंपेयर करना हो तो सिर्फ इंडक्टिव से आंसर निकालना गलत है, क्योंकि इंडक्टिव के हिसाब से जो हमारा सेकंड वाला आदमी है वो ज्यादा अच्छा एसिड माना जाएगा फर्स्ट से, बिकॉज ये NO2 पास में लगा है, ज्यादा खींचेगा, H का निकलना आसान कर देगा। लेकिन इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है? रेजोनेंस। इसका मतलब ये हुआ रेजोनेंस इफेक्ट क्योंकि ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, इसलिए वो डिसाइड करेगा कि इन दोनों में ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा है। तो जहां तक सवाल है आंसर निकालने का तो बड़ा आसान सा तरीका है। NO2 के बारे में हमारी बात हुई थी, NO2 कौन सा चार्ज सर्कुलेट करता है? सर रिंग से लगा पहले एटम पर डबल बॉन्ड लगा, N डबल बॉन्ड O, तो पक्का पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा। कहां कहां करेगा? ऑर्थो पैरा पर। सामने वाली सिचुएशन कौन सी है? सर सामने वाली पोजीशन पॉजिटिव पैरा पोजीशन है, तो पक्का यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। किस इफेक्ट की वजह से आएगा? सर रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से आएगा। चलिए ठीक है। NO2 कौन सा चार्ज सर्कुलेट करता है? सर पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करता है। कहां कहां करता है? ऑर्थो पैरा पर। ये कौन सी पोजीशन है? सर ये मेटा पोजीशन है। इसका मतलब NO2 का रेजोनेंस इफेक्ट इस पोजीशन पर नहीं आएगा। ये सरकारी मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, बहुत आसानी से सवालों को किया जा सकता है। आप बिना कुछ दिमाग लगाए लगे हुए ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचिए, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। NO2 सर ऐसी पोजीशन पर लगा है जिसका रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पोजीशन पर देखने को नहीं मिलेगा, तो सिर्फ क्या करेगा? सर ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, और इंडक्टिव की वजह से सिर्फ कौन सा चार्ज देगा? डेल प्लस। सर यहां प्लस आ रहा है रेजोनेंस की वजह से, यहां सिर्फ इंडक्टिव की वजह से डेल प्लस आ रहा है। प्लस के आने से सर इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे और H का निकलना बाहर आसान हो जाएगा। किस फॉर्म में? H प्लस के फॉर्म में, यानी H प्लस का निकलना आसान हो जाएगा। इसलिए अगर ये P और ये Q ले लिया जाए तो P इज बेटर एसिड देन Q। व्हाई? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। यानी NO2 के विड्रॉइंग नेचर की वजह से या इस माइनस R इफेक्ट या माइनस M इफेक्ट की वजह से इसका एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर आप इंडक्टिव से आंसर निकालते तो आप सेकंड वाले को बेटर मानते एज कम टू फर्स्ट, क्योंकि सेकंड वाला पास में लगा है तो ज्यादा चूसेगा, जिसकी वजह से H का निकलना प्लस के फॉर्म में आसान हो जाएगा। जबकि एक्चुअली रेजोनेंस इफेक्ट ये कहता है कि ज्यादा चूसने वाला ग्रुप NO2 वो जो पैरा पर लगा है ड्यू टू माइनस M इफेक्ट और माइनस R इफेक्ट। क्लियर है? तो यानी मेरे कहने का मतलब है रेजोनेंस इफेक्ट भी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को गवर्न करते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट तो यही कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट और एक परमानेंट इफेक्ट है जो मॉलिक्यूल्स के अंदर चल रहा होता है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, एंड दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। एक बड़ी सिचुएशंस बड़ी सीधी है। हाइपर कॉन्जुगेशन की सिचुएशन में कहते हैं कि एक कार्बन जो कि sp2 है, उस sp2 कार्बन के बगल वाला कार्बन जो कि sp3 है, उस पर हाइड्रोजन या हेलोजन का अगर मुलाकात होती है तो यह सिचुएशन आपके हाइपर कॉन्जुगेशन की सिचुएशन मानी जाती है। यानी sp2 हाइब्रिड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन जो कि sp3 होना चाहिए, अगर उस पर हाइड्रोजन या हेलोजन है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन या रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की सिचुएशन रखती। ऐसे सिचुएशन में आप बिल्कुल साफ समझ ले, ये एक ऐसा रेजोनेंस का फॉर्म है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट तो है, लेकिन इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ रेजोनेंस है। यानी इससे पहले जब आप रेजोनेंस डिस्कस कर रहे थे वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस था, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट था। यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है रेजोनेंस के अंदर, जिसका बड़ा सीधा सा एग्जांपल आप देखें तो अगर मैं प्रोपीन को ऑब्जर्व करता हूं तो प्रोपीन में ये कार्बन मेरा sp2,
इस sp2 कार्बन के बगल वाला sp3 है जिस पर हाइड्रोजन मुझे दिखाई देता। अब क्या होगा सर, ये वाले जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ रेजोनेंस में इवॉल्व हो सकते हैं। तरीका वही है सर, अभी आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो सर रेजोनेंस का मतलब है ओवरलैपिंग। पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो कैसे रही है? हो रही है क्योंकि ये नियरली पैरेलल है, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो पॉसिबल है कि ये वाले जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि sp3 ऑर्बिटल में हैं वो इन बगल वाले p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप कर सकें। इसका मतलब ये हुआ सर रेजोनेंस की सिचुएशन साफ दिखाई देती है। ये सारे हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे हमारे अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और ये सब लोग हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तरीका क्या है? तरीका बड़ा आसान है सर। दिखाई देता है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहां से आप हटा दीजिए। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से हट जाएंगे तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के हटते ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे किसके पास पहुंच जाएंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन सारे के सारे हमने कार्बन को दे दिए, यानी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा, इस कार्बन को नेगेटिव चार्ज मिल गया, यानी सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास आ गए। नाउ दिस सिचुएशन सिचुएशन किसकी बनी? रेजोनेंस की। और रेजोनेंस की अगर ये सिचुएशन है तो क्या बनेगी? ये अंदर आएगा और ये बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से अगर और सिचुएशन की बात करें, ये बॉन्ड हटाया, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, ये अंदर आएगा और ये बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली अगर यहां से बात करें तो ये सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर हैं, ये अंदर आएगा और ये बाहर निकल जाएगा। यानी सिचुएशन बहुत साफ दिखाई देती है कि आप इस रेजोनेंस को अगर आप ऑब्जर्व करें जो कि एक नो बॉन्ड रेजोनेंस है, बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, फिर भी हाइड्रोजन यही रुका हुआ है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, फिर भी हाइड्रोजन यही रुका है। क्यों? क्योंकि सर अगर आपने एटम्स को मूव करा दिया तो ये रेजोनेंस का कोई भी फॉर्म नहीं माना जा सकता। यानी इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस हो रहा है, मैं सब समझता हूं, बट एटम मूव नहीं कर सकता। तो ये हाइड्रोजन ऐसे का ऐसा ही होगा। इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वहां गए वापस आए, वहां गए वापस आए, इस तरह करके ये प्रोपीन जो आपने ली थी ये 3 हाइपर कॉन्जुगेशन 3 अल्फा हाइड्रोजन्स को यूज कर रही है। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। टोटल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो प्रोपीन को मिलाकर कुल मिलाकर 4 स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, 1 2 3 और एक वो जो हाइब्रिड प्रोपीन है हमारा वो तो है ही। क्लियर है? ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन की सिचुएशन है ये कई चीजों को गवर्न करती। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसके एप्लीकेशन पार्ट में सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स भी आ सकती है। यानी अगर आप एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में हाइपर कॉन्जुगेशन का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे सपोज मैं एक ऐसी एल्कीन ले रहा हूं जिसमें इस तरह करके चारों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे, इसी तरह से एक ऐसी एल्कीन ली जा रही है जिसमें मान लीजिए मैंने अल्फा हाइड्रोजन कुछ कम कर दिए, और या फिर एक ऐसी सिचुएशन ले लेता हूं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन थोड़े और कम कर दिए। तो मान लीजिए अगर मुझे इन तीनों एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना हो तो इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते वक्त मुझे सिर्फ क्या ध्यान देना होगा? इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते वक्त मुझे क्या ध्यान देना होगा? जिस जगह पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, ये अल्फा पोजीशन है, ये डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। इसके पास अगर मैं देखूं तो कुल मिला के 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास देखें तो कुल मिला के 6 नहीं, इसके पास देखें तो मेरे पास टोटल 12 हाइपर अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। इसको देखें तो इसके पास 9, यानी इसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, और इसको देखें तो इसके पास सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। अब ऐसे में साफ दिखाई देता है सर एल्कीन्स की स्टेबिलिटी के बारे में अगर आप बात करें तो जितने ज्यादा आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व होंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे, आपकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। आप इसको ऐसे समझिए, अभी इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था कि जो हमारा डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड फॉरन हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते ही जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बन जाता। आप देख रहे हैं, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बन जाएगा। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा डबल बॉन्ड उतना ज्यादा सिंगल बनेगा, और जितना ज्यादा सिंगल बनेगा वो डबल बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, क्योंकि उसको आसानी से हाइड्रोजिनेट नहीं किया जा सकता होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा बार सिंगल बनेगा। कितनी बार सर? ये 12 बार सिंगल बनेगा, क्योंकि ये सारे हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे। इन सब लोगों के हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सारे बॉन्ड, हमारा डबल बॉन्ड बार बार क्या बनेगा? सिंगल। इसका मतलब ये हुआ सर सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होनी चाहिए? पी, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। फिर कौन होनी चाहिए? क्यू, और उसके बाद कौन सी होनी चाहिए? आर। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के बढ़ने से हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ता है, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो एल्कीन की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। यानी एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में एक बड़ा रोल हाइपर कॉन्जुगेशन तो है ही। यानी अगर अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है तो फिर स्टेबिलिटी भी बढ़ रही।
एल्कीन्स की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करता है। बिल्कुल क्लियर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी में भी इसका हाथ हो सकता है। कैसे, आप देख लीजिए, अगर मैं किसी कार्बोकेटाइन की बात करता हूं तो ये कार्बोकेटाइन ले लिया जाए, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन की सिचुएशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ये कार्बन sp2 है, इसके बगल में ये sp3 है जिस पर हाइड्रोजन है। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके, जिनको आप अल्फा हाइड्रोजन्स बोल सकते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, यानी ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बढ़िया रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसको आप हाइपर कॉन्जुगेशन की सिचुएशन बोलेंगे। और साफ दिखाई देता है इसका एक हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर, जो कि ऐसा बनाया जा सकता है जिसमें ये आ गया आपका। अब स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है? इसी तरह से इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेशंस दिखाए जा सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं? तीनों अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्यों स्टेबिलिटी बढ़ रही है? क्योंकि जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, आपने उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देकर खुश किया। ये क्या इंडक्टिव करता है? हाँ सर, इंडक्टिव करता है, लेकिन सिर्फ हवा मारता है, उससे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होते, सिर्फ एक फीलिंग सी आती है, हाँ अच्छा लग रहा है। अदरवाइज दिस इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर है सर, वो तो अलग ही लेवल है सर। वो तो कार्बोकेटाइंस को पूरी तरह से स्टेबलाइज करते हैं। जिस कार्बन पर बोझा पड़ गया था, जिस कार्बन पर कार्बोकेटाइन पर पॉजिटिव चार्ज था, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, आपने उसको इलेक्ट्रॉन देकर सेटिस्फाई किया है, आपने उसका ऑक्टेट कंप्लीट किया। इसका मतलब ये हुआ सर, ये जो इफेक्ट्स हैं, जिसको आप रेजोनेंस इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स कहते हैं, ये ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट हैं, और इन इफेक्ट्स से मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ज्यादा गवर्न होती है एज कंपेयर टू इंडक्टिव। यानी अगर मैं देखूं तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है। सिमिलरली तीनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। और इसी वजह से कहा जाता है जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस हैं, वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू 2 डिग्री। रीजन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अगर आप 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की बात करते हैं तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस थोड़े से खराब होंगे, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन तो और भी खराब माने जाएंगे ड्यू टू लेस हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन का सिचुएशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन की सिचुएशन बड़ी क्लियर है। यहां 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, यहां 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, और यहां सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। क्लियर? यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एक डोमिनेटिंग इफेक्ट है आप कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को गवर्न करते वक्त। हालांकि इंडक्टिव का रोल है, मैं मना नहीं करता, बट जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो हाइपर कॉन्जुगेशन है। यानी अगर मान लीजिए मुझसे कहे कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, तो जो बच्चा कम समझदार है वो जल्दबाजी में आंसर गलत लिख सकता है, दिस कार्बोकेटाइन एंड दिस कार्बोकेटाइन। तो साफ दिखाई देता है, अगर कोई आदमी सिर्फ इंडक्टिव से ही आंसर निकालना चाहता है तो वो आंसर ऑब्वियसली सेकंड वाले को बेटर बोलेगा, बिकॉज CS2 CS3 का इंडक्टिव CS3 से ज्यादा होता। बट एक्चुअली इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, और इसके पास सिर्फ 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन्स के बढ़ने से अल्फा हाइड्रोजन्स इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज करेंगे। सो दिस कार्बोकेटाइन इज बेटर देन दिस कार्बोकेटाइन। क्योंकि इंडक्टिव तो सिर्फ फीलिंग देता है, वो तो बाकायदा इलेक्ट्रॉन देकर उसको सेटिस्फाई करता है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस इफेक्ट अलग ही लेवल की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कार्बोकेटाइंस को, या मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को अलग लेवल पर ही स्टेबलाइज करते हैं, ठीक, गवर्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रेडिकल्स, बॉन्ड लेंथ का जहां तक सवाल है, बॉन्ड लेंथ को भी, जैसा अभी मैंने बताया था, बॉन्ड लेंथ को भी ये गवर्न करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं प्रोपीन की बात करूं तो इसके हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, इसके हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर में जिस बॉन्ड को आप सिंगल समझ रहे थे वो एक्चुअली डबल बन रहा। आप देख पा रहे हैं, मैं सिर्फ एक हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जिस बॉन्ड को मैं सिंगल समझ रहा था वो एक्चुअली डबल बन रहा है, और जिसको मैं डबल समझ रहा था वो एक्चुअली सिंगल बन रहा है। क्या समझ में आ रहा है? यानी जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे डबल बॉन्ड, उतना ज्यादा सिंगल बनेगा। यानी मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन, more the hyperconjugation, more will be the bond length of डबल बॉन्ड। यानी डबल बॉन्ड उतना ही ज्यादा सिंगल बनेगा जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन भी डबल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ को गवर्न कर सकता है। यानी अगर मैं मान लीजिए कहूं कि प्रोपीन के अंदर डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ
और इथीन के अंदर डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ली जाए, जिसमें एक बॉन्ड लेंथ को आप मान लीजिए बी कह रहे हैं और एक बॉन्ड लेंथ को मान लीजिए आप ए कह रहे हैं, तो ऐसे में जो ए होगी वो बड़ी मानी जाएगी बी से। क्यों? क्योंकि आप बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोपीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व। प्रोपीन के अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, जिनकी वजह से ये डबल बॉन्ड 3 बार सिंगल बनेगा, जिसकी वजह से बड़ा माना जाएगा एज कंपेयर टू CH2 की बॉन्ड लेंथ। यानी डबल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ भी हाइपर कॉन्जुगेशन गवर्न करता है, और इसी तरह से एसिडिक और बेसिक नेचर को भी ये गवर्न करता है। तो बड़ा आसान है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो एसिडिक नेचर को भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट गवर्न कर सकता है। आप देखिए, ये CH3 ले लेते हैं और यहां पर आपने मान लीजिए CH2CH3 ले लिया। अब जो बच्चा कम समझदार है वो इंडक्टिव के हिसाब से देखेगा और वो कहेगा CH2CH3 का जो प्लस आई इफेक्ट है वो CH3 के प्लस आई से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सेकंड वाला आदमी खराब एसिड होगा एज कंपेयर टू पहला वाला आदमी, जबकि एक्चुअली पहला वाला आदमी खराब एसिड है दूसरे वाले से। रीजन क्या है सर? ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। देख लीजिए सर, ये sp2 हाइब्रिड था कार्बन, देख लीजिए ये sp3 है जिस पर अल्फा हाइड्रोजन है, ये पक्का हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा। जब रिंग से CH3 ग्रुप या एल्काइल ग्रुप लगा हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन की सिचुएशन एकदम साफ दिखाई देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमारी बात हुई थी। सर ये नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ रेजोनेंस करेंगे, नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट होगा। किन किन पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है? ऑन, ऑर्थो और एंड पैरा पोजीशन, वही सेम जैसे रेजोनेंस था। इसका मतलब ये हुआ सर CH3 ग्रुप नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा रिंग के साथ। कौन सा चार्ज सर्कुलेट करेगा? नेगेटिव। कहां कहां करेगा? ऑर्थो पैरा पर। ऑर्थो पैरा पर CH3 के सामने वाली पोजीशन पैरा है, यहां पक्का नेगेटिव चार्ज आएगा, H का निकलना मुश्किल हो जाएगा। जबकि यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, बट यहां पर सिर्फ 2 हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सो ड्यू टू दिस 3 अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट, दिस द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ CH3 इज बेटर देन द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ दिस CH2CH3 because it has only 2 अल्फा हाइड्रोजन। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो CH3 का है वो बेटर है प्लस H इफेक्ट ऑफ CH2CH3, क्योंकि इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। समझ में आ रही बात? यानी अगर मैं डबल बॉन्ड, अगर मेरे पास एल्काइल ग्रुप एक ऐसी पोजीशन पर है जहां पर वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो कर सकता है, यानी sp2 के बगल वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट CH3 का बेटर होगा एज कंपेयर टू CH2CH3। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मैं प्लस आई इफेक्ट की बात करूं तो जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो तो CH3 का कम होगा प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH2CH3 से। लेकिन डोमिनेटिंग इफेक्ट अगर हाइपर कॉन्जुगेशन का इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसे में तो सर कोई बात ही नहीं है, CH3 जीतेगा, CH2CH3 हार जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी को गवर्न करते हैं। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स के अंदर एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी भी देखने को मिलती है, जो कि मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को गवर्न करती। तो अगर मैं एरोमेटिसिटी की बात करता हूं तो एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जिनमें ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अपने तौर पर अगर बात करें तो बड़ा क्लियर है कि जो एरोमेटिक सिस्टम होगा वो एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि सबसे पहली कंडीशन यही होनी चाहिए, कंपाउंड जो है वो मेरा साइक्लिक होगा। दूसरा, उसके अंदर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होगा। और तीसरा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्व है वो हकल्स रूल सेटिस्फाई करें। और हकल रूल्स का मतलब है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो 4n+2 रूल को फॉलो करें, जिसमें n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या ये आदमी एरोमेटिक है? हाँ, ये आदमी एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि इस आदमी के अंदर ये तीनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं। कैसे? सर ये साइक्लिक है। हाँ, कैसे पता चलेगा साइक्लिक है? दिखाई देगा, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, हमें दिखता है साइक्लिक है तो ये साइक्लिक है। सो दिस इज साइक्लिक। इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होने चाहिए। क्या यहां साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है? बिल्कुल है सर। सारे p ऑर्बिटल पैरेलल है। अगर सारे p ऑर्बिटल पैरेलल है तो ये 6 के 6 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, यानी साइक्लिक डीलोकलाइजेशन की उम्मीद पूरी लगती है। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं सर? कुल मिला के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है तो यह हकल रूल भी सेटिस्फाई करेगा अगर आपने n की जगह 1 रख दिया। यानी हकल रूल भी सेटिस्फाई करेगा अगर n 1 रख देंगे तो 4 × 1 + 2 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स।
यानी मेरे कहने का मतलब यह हुआ, एक ऐसा कंपाउंड जो साइक्लिक हो, जिसके अंदर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट साइक्लिक होना चाहिए। ऐसे में अगर वो हकल रूल सेटिस्फाई करता है तो उसे एरोमेटिक सिस्टम बोल दिया जाएगा, और नहीं तो अगर कोई मॉलिक्यूल साइक्लिक हो, उसके अंदर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो, लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हकल की जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है। यानी कहने का मतलब यह हुआ, इस तरह का कोई सिस्टम जिसमें पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, जिसमें दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कौन सी? वो हकल रूल वाली। तो ऐसे में यानी अगर वो हकल रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ऐसे में वो हमारा एंटी एरोमेटिक सिस्टम माना जाएगा। सो दिस विल बी एन एंटी एरोमेटिक। तो आप देख सकते हैं यहां पर पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट 4 है, जो कि हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो माना जा सकता है, बट 4n+2 सिस्टम नहीं माना जा सकता। तो ऐसा सिस्टम हमारा एंटी एरोमेटिक सिस्टम माना जाएगा। डायमैग्नेटिक कैरेक्टर रखेंगे आपके एरोमेटिक सिस्टम, और जो एंटी एरोमेटिक सिस्टम है वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर रखेंगे। ज्यादा अनस्टेबल सिचुएशन एंटी एरोमेटिक की होगी, यानी अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम इज लेस स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक सिस्टम इज लेस स्टेबल देन एरोमेटिक सिस्टम। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे एरोमेटिक सिस्टम होंगे, फिर नॉन एरोमेटिक सिस्टम, और फिर एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कौन से होंगे? वो लोग जो ऊपर की दो कंडीशंस में से किसी कंडीशन को वॉयलेट कर देंगे। यानी ऊपर में से अगर कोई एक सिचुएशन हमारी गड़बड़ा गई तो ऐसे में वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। जैसे सर एक इथेनॉल है, कैसा लगता है सर? अब एरोमेटिक होगा क्योंकि उसमें एरोमा आती है ना। एरोमेटिक नेचर में एरोमा से कोई मतलब नहीं है, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए, और फिर हकल रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। सर इथेनॉल साइक्लिक ही नहीं है, वो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, इट शुड बी नॉन एरोमेटिक। अगर वो कंपाउंड जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करके तीसरी वाली कंडीशन में अगर वो 4n+2 सेटिस्फाई कर दे तो एरोमेटिक, अगर वो 4n पाई सेटिस्फाई करे तो एंटी एरोमेटिक, और अगर वो ऊपर की दो में से ही गड़बड़ हो जाए तो वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं, दैट इज SIR इफेक्ट एंड SIP इफेक्ट। SIR इफेक्ट होगा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, आप दूसरा SIP स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। पहले पॉइंट की अगर बात करें तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ये कहता है कि कभी कभी ऐसा देखने को मिल सकता है कि लोगों के बल्क या स्टेरिक फैक्टर की वजह से एक आदमी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो CS3 है, जिसको आप एक पेड़ की तरह कंसीडर कर सकते हैं, CS3 sp3 हाइब्रिड है सर, इस तरह करके एक पेड़ सा लगा हुआ है। हालांकि मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, जिसका खुद का मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन तक से कम होता है, लेकिन अब उसके बावजूद भी सर ये sp3 हाइब्रिड है सर, ऐसा पेड़ जैसा होता है। इसी के बगल में एक और पेड़ भी आपने लगा रखा है सर, ये sp3 हाइब्रिड, ये पेड़ हवा चलने से ये पेड़ घूमते हैं सर। जब ये घूमते हैं तो इस V शेप NO2 से टक्कर मारते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज NO2। इस V शेप NO2 के साथ जब टक्कर मारते हैं तो NO2 कहता है ऐसी की तैसी तुम्हारे बीच में बड़ा रिपल्शन है, बड़ा स्टेरिक क्राउडिंग है, इस स्टेरिक क्राउडिंग को मिनिमाइज करने के चक्कर में मैं घूम जाऊंगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ, ये NO2 अपना प्लेन चेंज कर देता है, जिसकी वजह से NO2 जो कि पहले रेजोनेंस में इन्वॉल्व था, जिसका p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता था, इसके घूमने से क्यों घूमा? क्या फायदा हुआ सर? वो स्टेरिक रिपल्शन कम हो गया, जिसकी वजह से अब ना NO2 ग्रुप रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। और NO2 अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता तो ये फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी के लिए बुरी बात मानी जाएगी। या फिर अगर अपने मेथड की बात करें तो NO2 रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ कौन सा चार्ज सर्कुलेट करेगा सर? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से डेल प्लस देगा। ये NO2 आज भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है सर, ये पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करता है, पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज देगा। किस इफेक्ट से सर? रेजोनेंस इफेक्ट से। सर H का निकलना काफी आसान माना जाएगा, सेकंड वाला आदमी अच्छा एसिड माना जाएगा फर्स्ट वाले आदमी। यानी CS3 के तमाम हाइपर टाइपर इफेक्ट लगने के बावजूद भी, इंडक्टिव लगने के बावजूद भी, सिंस NO2 जो कि अपने रेजोनेंस इफेक्ट को डोमिनेट करता है, NO2 यानी जो रेजोनेंस इफेक्ट जिसका ज्यादा डोमिनेटिंग होता है सर, ऐसे में NO2 एक ऐसी पोजीशन पर लगा था जहां पर वो रेजोनेंस इफेक्ट शो कर सकता था, बट ड्यू टू दिस स्टेरिक रिपल्शंस उसने अपना प्लेन चेंज कर दिया, जिसकी वजह से उसका रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट बंद हो गया। अब ये सिर्फ क्या इफेक्ट शो कर रहा है? अब ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, और इंडक्टिव NO2 का चूसना होता है, जो कि एसिडिक नेचर को थोड़ा बहुत बढ़ाता है। लेकिन सर यहां पर NO2 आज भी प्लेन में है सर, आज भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट की वजह से सर यह आज भी एसिडिक नेचर को रेजोनेंस की वजह से बढ़ाएगा। यानी ये वाला आदमी आज भी -R इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन ये वाला आदमी आज सिर्फ -I इफेक्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर पर उतना असर नहीं आ पा रहा है। सो सेकंड वाला कंपाउंड, अगर मैं इसको Q ले लूं और इसको P ले लूं तो Q इज मोर एसिडिक देन P, नो डाउट, ड्यू टू SIR।
सिमिलरली अगर मैं एसआईपी इफेक्ट की बात करूं तो एसआईपी इफेक्ट एक अलग इफेक्ट है। वो क्या कहता है? वो कहता है भाई देखिए ऐसा, ये बताइए इन सब में सबसे अच्छा बेस कौन सा लगता? तो मैंने कहा इसमें कुछ सोचना ही नहीं है सर, ये जो CS3 है, अभी बात हुई थी, CS3 हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है। हाँ, कौन सा चार्ज सर्कुलेट करता है? नेगेटिव। कहां कहां करता है? ऑर्थो पैरा पर। सो दिस इज ऑर्थो पोजीशन। तो सर पक्का यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। इस नेगेटिव की वजह से ये लोन पर भागेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ लॉजिकली सबसे अच्छा बेस तो फर्स्ट वाला होना चाहिए। क्यों सर? इस फर्स्ट में और आर में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तो कॉमन है, CS3 की पैरा पोजीशन पर नेगेटिव, बिल्कुल सही। लेकिन सर इंडक्टिव CS3 का यहां कम लगेगा। समझ रहे बात को? इंडक्टिव के कम लगने से ये उतना अच्छा बेस नहीं होगा जितना फर्स्ट है। यानी ये तो कंफर्मेशन लॉजिकली सबसे अच्छा P होना चाहिए, फिर R होना चाहिए, फिर Q होना चाहिए, और सबसे खराब हमारा S होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। लॉजिकल आंसर ये होना चाहिए। वाई? बिकॉज इन दिस केस P के अंदर प्लस H इफेक्ट भी लग रहा है, साथ ही साथ प्लस I इफेक्ट भी लग रहा है। इस R के अंदर प्लस H इफेक्ट भी लग रहा है, साथ ही साथ छोटा प्लस I इफेक्ट लग रहा है ड्यू टू डिस्टेंस। इस Q के अंदर सिर्फ प्लस I इफेक्ट लग रहा है और इस S के अंदर कुछ नहीं लग रहा है। यानी कहने का मतलब यह हुआ, सिंस प्लस H प्लस I ये वो इफेक्ट्स हैं जो बेसिक नेचर को इंक्रीज करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, जिसकी वजह से लॉजिकली सबसे अच्छा कौन होना चाहिए? ऑर्थो मिथाइल एनिलीन। जबकि एक्चुअली ऑर्थो मिथाइल एनिलीन को इन सब में सबसे खराब बेस कंसीडर किया जाता है। यानी एक्चुअल आंसर ये नहीं है, एक्चुअल आंसर है सबसे अच्छा R है, फिर Q है, फिर S है, और सबसे खराब हमारा P माना जाएगा ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। क्या रीजन है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन? बहुत साफ समझ में आता है सर। जब आप एक H को यहां लगा देंगे तो उस H का इस CS3 के साथ रिपल्शन बढ़ जाएंगे। H के लगने के बाद जो प्रोटोनेशन आपने किया, उस प्रोटोनेटेड सिस्टम का एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। ये NH2 है सर। इस NH2 के साथ आपने पेड़ लगा रखा है। अब आपने अगर इसको प्रोटोनेट करने की कोशिश की तो आप समझ लीजिएगा ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि H के लगते ही इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इस कार्बन का, इस हाइड्रोजन का इन पेड़ों के साथ बढ़ जाएगा। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इस कैटायन का बनना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक, ये जो रिपल्शंस स्टार्ट होते हैं, इस रिपल्शंस की वजह से ये प्रोटोनेशन फीजिबल नहीं माना जाएगा और ये रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगी। यानी सिमिलरली साफ दिखाई देता है इस नाइट्रोजन पर, जिस पर अभी एक लोन पेयर है, जब एक H आ जाएगा तो ये H थोड़ा सा और दूर होगा, इन पेड़ों के और करीब जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक, जिसकी वजह से रिपल्शन से स्टार्ट होंगे और इस बने हुए कैटायन की स्टेबिलिटी गिर जाएगी। यानी सब कुछ अच्छा था, लोन पेयर थे, हाँ थे, भागना चाहते थे, भागना चाहते थे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है, हाँ लग रहा था, इंडक्टिव की वजह से भागना चाहते हैं, हाँ भागना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कौन नहीं आना चाहता? सर ये H मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको ये लगता है कि अगर मैं यहां आ गया तो जो कैटायन बनेगा वो इस रिपल्शन की वजह से अनस्टेबल होगा, इसलिए इस बार इस आदमी का बेसिक नेचर डिक्रीज कर जाएगा। यानी दिस इफेक्ट इज नोन एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। यानी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन की वजह से भी, यानी स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से प्रोटोनेट न हो पाना, स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से प्रोटोनेशन का इनहिबिट होना इज ऑल्सो नोन एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, जो कि बेसिक नेचर को गिरा रहा। यानी ये कुछ इफेक्ट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें आप एक और यूनिक इफेक्ट है, इसी तरह का SIR इफेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि बेंजोइक एसिड्स के अंदर देखने को मिल सकता है। बेंजोइक एसिड्स के लिए कहा जाता है जो जनरली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स होते हैं। यानी अगर मैं यहां पर कोई ग्रुप लगा दूं तो जनरली कहा जाता है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स होते हैं, जनरली दे आर मोर बेसिक, सॉरी दे आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड और दे आर अदर पोजिशनल आइसोमर्स। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये वाला आदमी irrespective of the nature of the group, यानी समझ रहे बात को, दिस इज irrespective, एक जनरल सा डिस्कशन कर रहा हूं, irrespective of the nature of the group, the ortho substituted benzoic acid is more acidic than its other positional isomers and benzoic acid itself। एक जनरल सा एक्सप्लेनेशन है और वो बड़ा आसान है।
अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि इस बेंजोइक एसिड के अंदर क्या हो रहा, तो जो समझ में आ रहा है वो ये कि ये जो रिंग है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी COH की तरफ ढकेल रही है ड्यू टू दिस प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, अगर किसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर जाने से या COH के पास जाने से रोक दिया जाए तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा सर, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल सही है। और वो रोकने का तरीका सर एक पेड़ लगा दीजिए, यानी इसके बगल में एक ग्रुप लगा दीजिए जिसकी वजह से सर मामला गड़बड़ा जाए। ग्रुप लगाते ही सर ये आदमी परेशान हो जाएगा, वी शेप मॉलिक्यूल है सर, ये परेशान हो जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा, इसके रोटेट करते ही रेजोनेंस रिंग के साथ बंद हो जाएगा और रेजोनेंस के बंद होते ही ये वो इफेक्ट था जो एसिडिक नेचर को गिरा रहा था। बात समझ रहे हैं? ये इफेक्ट एसिडिक नेचर को कम कर रहा था, एसिडिक नेचर कम कर रहा था, कम कर रहा। और अगर ऐसा हो गया तो एसिडिक नेचर शूट कर जाता, एसिडिक नेचर अचानक इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि सर वो इफेक्ट जो इसके एसिडिक नेचर को कम कर रहा था वो इफेक्ट बंद हो गया। कैसे बंद हो गया सर? एक बगल में ग्रुप लगाने की वजह से, स्टेरिक फैक्टर की वजह से COH अपनी पोलैरिटी बदल देता है, रिंग के साथ रेजोनेंस बंद हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाता है। तो बहुत आसान है सर, ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। जैसे एक बड़ा सीधा सा एग्जांपल लिया जाए, सर ये देखिए यहां CH3 लगा है, सर ये देखिए यहां पर एक CMe3 लगा है, ये देखिए सर दोनों तरफ से पेड़ लगे। सर ऐसे में तो मस्त हो गया सर, बड़ा क्लियर है कि पेड़ लगाने की वजह से, दोनों तरफ पेड़ लगाने की वजह से सर सबसे तगड़ा ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सबसे अच्छा एसिड तो हमारा ऑर्थो इफेक्ट की वजह से थर्ड होगा, एंड ड्यू टू दिस पेड़ दिस विल बी सेकंड, और सबसे खराब आदमी हमारा फर्स्ट कंसीडर किया जाएगा। यानी कहने का मतलब बहुत क्लियर है, कोई इफेक्ट कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ऑर्थो पोजीशन की अगर आप बात करें तो ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करने से बेंजोइक एसिड्स का एसिडिक नेचर अचानक बढ़ जाता है, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। तो ये बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है जो कि रेजोनेंस जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से इनको एक बार सही से रिवाइज किया जाए, थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन प्रैक्टिस के साथ किया जाए तो इनको समझा जा सकता है। तो मैं आज इतना ही डिस्कस करना चाहता हूं। अगली क्लास, अगली लेक्चर में फिर अगले किसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।